मैं हूं अंजना अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसने सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के बच्चों की नींद हराम कर रखी है। बट अभी एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका फेवरेट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर क्लास 11 में है आईसीएसई में, और सीबीएसई में ये क्लास 12 में है, और ये क्लास 12 में ये 10 मार्क्स के लिए आता है। इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बेसिक बता दे रही हूँ, इसके बाद मैं आपको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 10 मार्क्स में इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, एक 1 मार्क का क्वेश्चन, एक 3 मार्क का और एक 6 मार्क का। 1 मार्क का जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू भी आता है, जैसा कि आपका 2020 में जो फॉर्मेट मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें जनरली या तो एमसीक्यू आएगा या फिर एक थ्योरेटिकल या फिर एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो थ्योरेटिकल भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, और 6 मार्क का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, एनपीओ को हम कई नामों से जानते हैं। एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों चीज सेम है। हम लोग ये जो संस्था है ये तीनों इंटरचेंजेबल है। आप एनटीओ पढ़ो या एनजीओ पढ़ो या एनपीओ पढ़ो, मतलब सबका सेम है, मकसद सबका सेम है, नो प्रॉफिट। सही है। और इसके कई सारे नाम भी हैं। जो फाउंडेशंस बनते हैं उनको हम समिति भी बोल सकते हैं, संस्था बोल सकते हैं, फाउंडेशन बोल सकते हैं। जो नाम जो संस्था लेना चाहे वो अपने अपने रजिस्ट्रेशन के अनुसार वो नाम ले सकती है। सबका मोटिव सेम रहता है, नो प्रॉफिट। एक्सेप्ट एक माइनर डिफरेंस जो एनजीओ में होता है, ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8। नॉर्मली ये जो संस्थाएं होती है, या तो ये अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, या तो ये सोसाइटी हो सकती है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, या ये ट्रस्ट फॉर्मेट में हो सकता है, यानी इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होगा, या फिर ये कंपनीज एक्ट में भी हो सकता है जो कि अंडर सेक्शन 8 होगा। सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनीज एक्ट में इन द फॉर्मेट ऑफ कंपनी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप होती है। जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अपनी जो उसने बनाया है उसका वो मालिक होता है। एंड पार्टनरशिप में हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आपको डेफिनेशन याद हो, पार्टनरशिप का डेफिनेशन में ही कहता है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पीपल टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। यानी प्रॉफिट एंड लॉस होना एक बहुत जरूरी बात होती है इन पार्टनरशिप। लेकिन कंपनी प्रॉफिट के मोटिव से भी बन सकती है, बिना प्रॉफिट के मोटिव से भी बन सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगर एनपीओ की डेफिनेशन पे अगर हम आए तो डेफिनेशन ऑफ एनपीओ इज ऑब्जेक्टिव, इट इज एन एंटिटी हुज ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू प्रोवाइड सर्विसेज। किसको? टू whom? To its members and public at large. It is an organization which is set up for the welfare of the society at large. Example, clubs, hospital, charitable trust, schools, libraries, etc. इसी को हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब हम आते हैं एनपीओ के एग्जाम्पल्स पे। आप सब मूवीज देखते हैं। एकदम रीसेंट एक मूवी जो सबने मोस्टली देखी ही होगी, जिसका नाम है छपाक। क्या आपने देखा है? उसमें दीपिका पादुकोण जो कैरेक्टर प्ले कर रही है लक्ष्मी अग्रवाल का,
लक्ष्मी अग्रवाल का एक एनजीओ है, अगर आपको याद हो, जिसका नाम है छांव। लक्ष्मी अग्रवाल एक एसिड अटैक विक्टिम थी, बट उन्होंने सोचा कि मेरे ही जैसी और पीड़ित जो इससे ऐसी और विक्टिम्स है, उनकी हेल्प करने के लिए लेट अस मेक एन एनजीओ so that they should be benefited. So the main purpose behind this was the benefit of the society and the people of the society, like me, victims. तो उन्होंने वो मोटिव लेकर के ये एनजीओ को बनाया। क्या उनका पर्पस यहाँ पे था कि मैं इन लोगों को हेल्प करूं, फिर इन लोगों से मैं पैसे लूं और कुछ प्रॉफिट कमाऊं, या मैं कहीं से डोनेशन लूं और फिर प्रॉफिट कमाऊं? नहीं, उनका मोटिव कुछ और था। उनका मोटिव था कि मैं लोगों की हेल्प करूं। आप इसको चैरिटी बोल सकते हो, आप इसको हेल्प बोल सकते हो, आप इसको एक ईमानदारी बोल सकते हो, बट एक जो प्रॉफिट नहीं कमाने का मोटिव था, इसीलिए ये एक एनजीओ के तौर पे आया है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। मान लीजिए कि देयर इज अ रिच मैन जिसके पास काफी पैसा है। मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने सारी जिंदगी बहुत पैसे कमाए हैं, एंड अब मैं चाहती हूँ कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूँ जिनसे कि मैंने आज तक इतना कुछ पाया है। सो आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। जो सोसाइटी में बुजुर्ग लोग हैं, देयर आर सम ओल्ड पीपल, या फिर जो गरीब लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत पैसा दिया है एंड मेरे मन में ये है कि मैं आई शुड रिटर्न समथिंग टू द सोसाइटी। तो मैंने सोचा कि से ये एक पर्सन है जो बहुत रिच है, एंड ये इन्होंने क्या किया, कुछ अपने जो पैसे हैं उससे एक हॉस्पिटल या मान लीजिए एक कॉलेज बनाया। जो लोग कलकत्ता के हैं वो लोग जानते होंगे, एक कॉलेज है सेठ आनंदराम जयपुरिया कॉलेज। ये है सेठ आनंदराम जयपुरिया, जिन्होंने सोचा कि मैं सोसाइटी के भले के लिए एक कॉलेज बनाना चाहता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, ये भी कर सकते थे कि कुछ लोगों को, गरीब लोगों को जाके किताब वितरण करके आ गए, कुछ लोगों को जाके कुछ खाना खिला के आ गए, बट वो वन टाइम होता। बट अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिस पर्पस को बढ़ाना चाहती हूँ वो मैं हमेशा करूँ, मेरे बाद भी ये काम चलता रहे, तो मैं उसके लिए एक एनजीओ बनवाऊंगी। राइट, एनजीओ क्यों बनवाऊंगी? क्योंकि मैं जो काम करना चाहती हूँ, ये जो एक जो मेरा पर्पस है, जो मेरा मोटिव है, जो ये मेरी इच्छा है, जो कॉज जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कॉज है, इसके लिए मुझे और लोगों की मदद चाहिए, पैसे चाहिए। आज मेरे पास है, कल मेरे पास नहीं भी हो सकते, पर बहुत लोग जब जुड़ जाते हैं तो फिर पैसों की कमी नहीं होती। मुझे उसके लिए एनर्जी चाहिए, ताकि कुछ लोग जो मिलके कर रहे हैं वो हमेशा ईमानदारी से काम करते रहें। पैसे, एनर्जी, टाइम, सारी चीजें चाहिए और सब कुछ ईमानदारी से हो। उसके लिए मैं कुछ लाइक माइंडेड पीपल को अपने साथ मिलाऊंगी एंड लेट अस फॉर्म एन एनजीओ। एक ऐसी एक सोसाइटी बनाते हैं जो ये काम मेरे लिए आगे भी करती रहेगी। राइट, तो ऐसा ही एक एनजीओ उन्होंने बनाया एंड उसके लिए उसके थ्रू से उन्होंने ये कॉलेज बनवाया। ऐसे करके भी एनजीओज बनते हैं। नेक्स्ट आप सोचिए कि जो मंदिर है, जैसे मायापुर इस्कॉन मंदिर या फिर वैष्णो देवी मंदिर या फिर तिरुपति बालाजी मंदिर, ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं, इनका मकसद, उनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव क्या है कि जो लोगों से हम लोग जो चंदा उठा रहे हैं या उन प्रॉफिट करें, प्रॉफिट करना उनका मोटिव ना, उनका मोटिव रहता है सेवा करना। किसकी सेवा? मेरे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। जैसे अगर आप मायापुर जाते हो तो आपको वो लोग बोलते हैं कि एक 25 रुपए पर्ची काटिए एंड पेट भर के खाना खाइए। 10 रुपए की पर्ची काटिए और आप प्रसाद लेके जाइए। तो क्या इससे उनको कुछ प्रॉफिट होता है? आप ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग लेते हैं तो उनके पास काफी ज्यादा पैसा जमा हो रहा है, तो ये तो प्रॉफिट ही हुआ। पर ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये लोग और किसी काम में यूज नहीं कर सकते। इसको एनजीओ के लिए या एनपीओ के लिए हम लोग
सरप्लस के नाम से जानते हैं। जो सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, वो जो सरप्लस है वो सिर्फ इसी मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए ये एनपीओ या एनजीओ बना है, उस मकसद में ही वो सरप्लस आगे चल के काम आ सकता है और किसी मकसद में नहीं। जो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स है वो लोग, जो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होगा, आपको अगर याद हो पीएल में हम लोग जो करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है, उस प्रॉफिट पे वो लोग टैक्स देंगे, जो बाकी बचेगा उसको वो लोग आराम से चैन से खाने पीने घूमने में यूज कर सकते हैं। बट एनजीओ का यही डिफरेंस है कि वो लोग को जो सरप्लस है उसपे वो लोग टैक्स नहीं देते, बट उसको वो लोग और किसी पर्पस के लिए यूज भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे नामी गिनामी और भी लोग हैं, जैसे आपने सुना होगा अक्षय कुमार, उन्होंने उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ जो जिसका नाम है नवज्योति फाउंडेशन। ऐसे काफी लोग हैं जिनके पास पैसा है तो वो लोग चाहते भी हैं कि वो लोग सोसाइटी के लिए कुछ करें। मेनका गांधी का ऑर्गेनाइजेशन है, आमिर खान का है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पॉकेट का थोड़ा सा पोर्शन सोसाइटी के लिए भी देते हैं। अपने बिल गेट्स को तो जानते ही हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फिर अजीम प्रेम जी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सब का काम भी वही है, उनके सबका मकसद भी वही है कि हम सोसाइटी एट लार्ज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो लेट्स मेक एन एनपीओ। ऐसे ही एक और मकसद हो सकता है जो कॉमन पब्लिक करती है, ये जो मैंने एग्जांपल दिए कि हाँ इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा है, अगर मैं चाहूं तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? या मेरा मकसद हमेशा पब्लिक एट लार्ज के लिए ही होगा? बट मैं चाहती हूँ कि मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ उसका भला हो, ऑब्वियसली उस भले से मेरा भला भी होगा, है ना। कल को मेरे जैसे और भी जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं सभी ये सोचते हैं कि चलो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हम लोग कुछ करके जाए। तो हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी पार्क बनाना चाहते हैं, बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, या फिर हम लोग यहाँ एक स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं, तो क्या करें? लेट्स मेक अ क्लब। लेट्स मेक अ, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, लेट्स मेक अ क्लब, या फिर आप बोल सकते हैं सोसाइटी भी बोल सकते हो उसको। जैसे कॉम्प्लेक्सेस में सोसाइटी बनती है, एरिया में सोसाइटी बनती है, कॉलोनीज में सोसाइटी बनती है, तो उन्होंने क्या किया, कई लोग सामने आए एंड उन्होंने बोला कि चलो हम लोग सब मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे एंड हम लोग एक क्लब बनाएंगे। ये क्लब किस लिए बनाएंगे? ये क्लब स्विमिंग पूल बनाएगी, फुटबॉल कोर्ट बनाएगी, हमारे बच्चों के लिए ये लोग जिम्नास्टिक सिखाएंगे, कराटे सिखाएंगे, ठीक है, पार्क एक बनाएंगे ताकि हमारे बच्चे आके खेल सके, बड़े बुजुर्गों के लिए वो लोग एक छोटा सा मान लीजिए कि जो गार्डन सॉर्ट ऑफ कुछ बनाएंगे। मतलब जो भी सुविधाएं मुझे चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे लोकेलिटी में होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं मुझे चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे? हम लोग ये सोचें कि हम लोग सब मिलके पैसे डोनेट करेंगे, ठीक है, जिसे हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कौन देता है? मेंबर्स देते हैं। ये लोग का और भी सोर्स हो सकता है इनकम का, जैसे कि डोनेशन, जैसे कि ग्रांट्स। तो ये सब जो मिलता है उन लोगों को दूसरे बड़े लोगों से या संस्थाओं से या कॉर्पोरेट से या कहीं से भी, तो ये सारी चीजें ही इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये जो और ये लोग जो मेंबर्स है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जब ज्वाइन करते हैं तो ये लोग सब्सक्रिप्शन देते हैं, जो कि एक्चुअली पीरियडिकल पेमेंट है कि भाई मेरे पास इतना लमसम पैसा तो है नहीं, लेकिन ठीक है अगर मुझे इस क्लब की जो सुविधाएं हैं वो चाहिए तो मुझे इसमें ज्वाइन करना है, तो मुझे मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी, जिसे हम लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं, या फिर एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी, या फिर सब्सक्रिप्शन तो हमेशा देना ही पड़ेगा जो कि पीरियडिकल पेमेंट है, जो लमसम नहीं होता, बट मान लीजिए बहुत ही छोटा अमाउंट 100 रुपए, जिसमें ये मैं पार्क में घूम सकती हूँ, मैं ये सारी सुविधाएं ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो सोर्सेज है इनके जरिए से ये क्लब्स चलते हैं।
यही इनके मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ हमारे इस चैप्टर के लिए जो संस्थाएं बनती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स की, जो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आ सकते हैं। इनके जो फीचर्स है वो ये है। नंबर 1, इस पे जनरली 7 फीचर्स है। आप अगर इसमें से अगर आपको आए तो आप 6 फीचर्स याद कर ले सकते हैं, इतना तो आपके लिए काफी है। एंटिटी, जो आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, एनपीओ इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी इसको जो बनाया है वो इससे अलग है। जैसे कॉर्पोरेट में होता है इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग अ कॉमन सील, वैसे ही एनपीओ में भी एक एंटिटी जो है, जो उसके मालिक है, सॉरी एनपीओ के कोई मालिक होते नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे, बट जिन्होंने भी इसको बनाया है वो लोग और एनपीओ दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट इज पर्पस विच इज टू प्रोवाइड सर्विस, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका पर्पस होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल हु हैव मेड इट, दैट इज द मेंबर्स एंड टू द सोसाइटी एट लार्ज। नेक्स्ट इज ओनरशिप, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग को डिफरेंशिएट करता है। प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। दोनों में जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं, आप ट्रस्टीज बोल सकते हैं, आप मैनेजर बोलो, आप गवर्नर बोलो, कुछ भी बोलो, बट उन लोग की दोनों को जो मैनेज करते हैं वो लोग का काम होता है ये देखना कि कंपनी या एनजीओ एनपीओ जो भी वो अच्छे से चल रही है, सही। लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग है उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो लोग अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि उनको अपने मालिकों को जवाब देना है। कितना प्रॉफिट हुआ भाई बताओ, उनका मकसद है कि हमारा इनकम ज्यादा हो, हमारे कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, हम अपने मालिकों को खुश रखें। बट एनपीओ के कोई मालिक नहीं होते, जो उनको बनाए हैं जो मेंबर्स वो भी उसके मालिक नहीं होते। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट owned by anyone, even those who have taken the initiative to form an NPO does not own it. इसका कोई मालिक नहीं हो सकता, nobody owns it. Okay? Next, profit is not the objective. ये हमने डिस्कस किया है कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव सेवा होता है, चैरिटी होता है, प्रमोशन ऑफ कल्चर आर्ट वगैरह होता है, बट प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, इट इज जनरली मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, या फिर गवर्नर बोल सकते हैं आप, मैनेजर बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट द ओनर्स। फंड्स यानी सोर्स ऑफ इनकम, जो प्रॉफिट नहीं कर रहा, उसका जो बना ही है लोगों की सेवा करने के लिए, उसको फंड्स कहां से मिलेंगे। अगर मैं एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाती हूँ जिसका मुझे पता है मैं इसमें पैसा डालूंगी तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, तो मैं पैसा डालने के लिए और भी इंकरेज हूँ, और भी लोग उसे पैसा डाल सकते हैं जिनको उससे कुछ ना कुछ मिलेगा। डिविडेंड बोलो, शेयर होल्डर्स को मिलता है, डिवेंचर होल्डर्स को मिलता है, जो भी उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है, उसमें जो लोग पैसा डालेंगे वो लोगों को उनसे कुछ बेनिफिट चाहिए। तो ये सोर्सेस कैसे हो सकते हैं? सब्सक्रिप्शन, यानी एक पीरियडिकल पेमेंट फॉर द बेसिक रनिंग ऑफ द फर्म, ठीक है, सब्सक्रिप्शन। अच्छा, जो मेंबर्स है वो लोग एंट्रेंस फी पे करते हैं, यानी मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस पे करते हैं। इसके अलावा चलो भाई, मैंने अपनी तरफ से जब मैं मेंबर बनी, मैंने लाइफ मेंबरशिप फीस दे दिया, एंट्रेंस फीस दे दिया, मैं पीरियडिकल सब्सक्रिप्शन भी दे रही हूँ, लेकिन उससे भी काम नहीं बन रहा है, तो भाई चलो अब लोगों से मांगते हैं। मैं गई किसी कंपनी के पास कि हमारी देखो ये कॉज है, हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज है, या जो भी है, अगर आप दे तो आपका बहुत भला होगा, अगर आप इस कॉज में कुछ देना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मुझे डोनेशन दिया। यहाँ एक कैच है, कई बार ऐसा होता है जब वो डोनेशन देते हैं
तो वो उस डोनेशन के साथ कोई शर्त नहीं लगाते, बट कई बार वो लोग शर्त लगाते हैं। मान लीजिए एक ओल्ड एज होम है जिसके लिए वो लोग डोनेशन दे रहे हैं, बट वो लोग इस शर्त पे दे रहे हैं कि मैं ये जो 1 लाख रुपए दे रहा हूं, इससे आप ओल्ड एज होम के जो लोग हैं उनके लिए नए कपड़े ही खरीदेंगे। तो उनकी बात मुझे माननी पड़ेगी। तो ये जो स्पेसिफिक करके शर्त के साथ डोनेशन दी जाती है, जिसपे एक ठप्पा लगा है कि ये डोनेशन, जिसको जैसे हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग फंड, की बिल्डिंग बनाने के लिए फंड, या पेवेलियन फंड, या मैच फंड, या किसी भी तरह का फंड जिसके साथ एक नाम जुड़ा हो, ये फंड, उस टाइप के डोनेशंस को हम लोग सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। वो होती है स्पेसिफिक डोनेशंस। डोनेशन 2 तरह की होती है, स्पेसिफिक या जनरल डोनेशंस। इनके अकाउंटिंग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए हम लोग ये जानते हैं कि देयर आर डोनेशंस व्हिच आर स्पेसिफिक एंड जनरल, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन एंड गवर्नमेंट से भी हमें कुछ ग्रांट्स मिलते हैं। ये हो गए उनके फंड्स। इसके अलावा जो वो लोग के पास पैसे, जो ये फंड्स उनको मिलते हैं ना, ये लमसम में होते हैं, तो कई बार ये लोग क्या करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं कि अभी काफी सारा पैसा है, ठीक है, मुझे बिल्डिंग बनाने में तो जितना लग रहा है, जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया ताकि वहां से मुझे क्या मिले, इंटरेस्ट। सो कई बार इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या अगर एक्स्ट्रा पैसा है मैंने किसी को एडवांस कर दिया तो वहां से जो इंटरेस्ट है, सो इंटरेस्ट कई बार मेरा सब फंड्स बन जाता है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मैं इतना बता सकती हूँ, जैसे अभी तक आपने सीखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी के क्या क्या बनते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। ये जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स है, ये एक छोटा दूसरे मतलब कैश बुक का आप बोल सकते हैं जुड़वा भाई, कैश बुक का जुड़वा भाई है ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये P&L का जुड़वा भाई है, जुड़वा। और बैलेंस शीट, ये तो वही है, सिर्फ इसके साथ आ रहा है और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसके अंदर जो आइटम्स होंगे उनके नाम अलग होंगे, अदरवाइज बाकी ये सब कुछ सेम है। बस ये थोड़ा मोटा भाई है, ये पतला भाई है, ये मोटा भाई, ये पतला भाई है, बाकी सब कुछ सेम सेम। ठीक है। तो मेनली इसमें 3 तरह के अकाउंट्स बनते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो कैश बुक की तरह है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो पीएल का रेप्लिका है, जुड़वा भाई है, और बैलेंस शीट। तो जिनको पीएल और कैश बुक का कंसेप्ट समझ में आता है उनके लिए ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नए कपड़े में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि न्यू वाइन इन सेम बॉटल, वही किस्सा है। सब कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ी सी जगह पे कुछ कुछ चेंजेस है, एंड वो चेंजेस जो है वो लेने में हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं सच बोल रही हूँ, ये आपका फेवरेट चैप्टर होने वाला है, विश्वास रखिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके बाद मैं आपसे सिर्फ एक और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, वी विल डिस्कस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मेरे साथ बने रहिए, जस्ट और 2 मिनट्स लगेंगे, वो वाला कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे चले जाएंगे। विल स्टार्ट ऑफ विथ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आइए
अभी हम डिस्कस करते हैं द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर थ्योरी पेपर्स, फॉर थ्योरी क्वेश्चंस। पर्पस वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है कि एनपीओ का जो पर्पस होता है वो एक सर्विस प्रोवाइड करने का होता है, अपने डिफाइंड गोल्स को अचीव करने का होता है। एंड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। फंड्स, इसका जो फंड है ना उसको हम लोग कैपिटल फंड बोल सकते हैं या कॉर्पस फंड बोल सकते हैं। एंड इनके जो कैपिटल होते हैं इनको हम लोग कैपिटल ही बोलते हैं, जिनमें नेट प्रॉफिट या लॉस ऐड होता है। एंड इनका जो फंडिंग होता है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, तो जो प्रॉफिट नॉट प्रॉफिट, जो कैपिटल रेज्ड बाय द प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल रेज्ड बाय द पार्टनर्स, कंपनी फॉर्मेट में कैपिटल रेज्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स या बोरोड फंड जैसे डिबेंचर्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे उनके फंड्स के पार्ट होते हैं, जैसे कि रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह इनके फंड्स के पार्ट होते हैं। इनके फंड्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जैसे कि डोनेशंस, गवर्नमेंट ग्रांट्स, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, ये सारी जो चीजें हैं ये इनके कैपिटल फंड का पार्ट होती है। फाइनेंशियल्स, ये लोग बनाते हैं ट्रेडिंग पीयर एंड बैलेंस शीट, ये लोग बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सरप्लस, इन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में नाम दिया जाता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। जैसे कि आप जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आता है तो प्रॉफिट, और अगर ज्यादा एक्सपेंस हुआ ओवर प्रॉफिट तो वो होता है नेट लॉस। वैसे ही अगर यहाँ पे ज्यादा इनकम हो गया है ओवर एक्सपेंडिचर तो वो होगा सरप्लस, और अगर ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया है तो वो बनेगा डेफिशिट। सिर्फ नाम का चेंज है, बाद बाकी उनका जो रूल्स है वो सब कुछ सेम है फॉर मेकिंग। मैंने कहा ना जुड़वा भाई, ये दोनों जुड़वा भाई है, बस दोनों के नाम है राम और श्याम, राधा नहीं सीता और गीता, वैसा ही है। ओके, टैक्स, ये ऑब्वियसली टैक्स एग्जेम्प्ट है, ये ऑब्वियसली टैक्स पेबल है। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया हुआ भी है कि इन लोगों को टैक्स अपने इनकम के ऊपर देना है। जो इन्होंने टैक्स दे दी उसके बाद जो बचा इनके पास सरप्लस, उसको वो लोग कुछ भी करे, कहीं भी इन्वेस्ट करे नहीं करे, उसको जो सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनर्स है वो उसको यूज करके कुछ भी करे। जैसे कंपनी है वो उसको चाहे डिविडेंड दे चाहे कुछ भी करे, एंड जो मालिक है वो उस जो बचा हुआ है आफ्टर टैक्स उसको वो लोग दे आर फ्री टू यूज, बट दे आर नॉट फ्री टू यूज बिकॉज देयर पर्पस इज टू कीप द सरप्लस एंड यूज इट फॉर द स्पेसिफिक गोल्स। ओके, तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखिए, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स पे वीडियो बनाया। ओके, बाय।